बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज एक ही खबर है और मैं चाहूंगा कि इसका हम आज मिलकर पोस्टमार्टम करें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को शुरू हुए तकरीबन कोई 1.5 साल का अरसा हो गया है और मुझे याद है कि जब गुजरावाला में तकरीर की गई उससे पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम जमातों को बुलाया गया अपोजिशन की, ताकि एक महाज क्रिएट किया जा सके पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ। और इसमें वो लोग शामिल थे जिनका अमली तौर पर पाकिस्तान की सियासत में यानी पार्लियामेंट के अंदर वो किरदार नहीं है जो बाकी जमातों का या बाकी लीडरों का, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बुनियादी किरदार है इनका पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन फजलुर रहमान साहब का कोई बुनियादी किरदार नहीं था। वो किरदार हमें नजर आए, फिर मरीम नवाज भी हमें इसी तरह नजर आई और एक प्रॉक्सी वॉर अगर इसे कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। आज ये जो एक इजलास हुआ और फिर तारीखों पे तारीखें मिलती गई, एक और तारीख, एक और तारीख मिलती गई, और मुझे वो, मैंने पहले भी ये कहा था कि मुझे वो जो डायलॉग है सनी देओल का याद आ जाता है कि तारीख पे तारीख मिलती गई। हमें भी तारीख पे तारीख ही मिलती गई है। तो सर, ये तारीखें मिलती जा रही हैं, कुछ हो नहीं रहा। अब 23 मार्च की तारीख एक और दे दी गई है और बुनियादी तौर पर फेस सेविंग की जा रही है, सर्दी से बचा जा रहा है, सियासत में जो सुबकी होगी उससे बचा जा रहा है, जो अहदाफ इन्होंने जिनका तयन किया था वो पूरे नहीं हो सकते उससे बचा जा रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सर कहां पे खड़ा रहा है साहब? अब ये एक ऐसा ही फ्लॉप फिल्म है जो बार बार दिखाकर, बार बार इसके शो लगाकर क्या साबित किया जा रहा है। और फिर आज तो उन्होंने खुद भी कह दिया कि हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक तहरीक जारी है, जारी रहेगी, और जो जब तक मकासद हासिल नहीं कर लिए जाते तब तक इसको सिलसिले को जारी रखेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कहा। और 23 मार्च का जो दिन इन्होंने मुंतखब किया, वो 23 मार्च का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी दिन महंगाई मार्च किया जाएगा। सर, ये वाकई महंगाई मार्च है या जो शर्मिंदगी मार्च इसे कहा जाए, या क्या कहा जाए रहा है साहब? देखें, मौलाना फजलुर रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनकी जो बदन बोली थी यानी बॉडी लैंग्वेज, उससे अंदाज़ा होता था और साफ जाहिर होता था कि ये किसी हारे हुए लश्कर के तीसरे दर्जे की क़यादत के किसी कमांडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहा है। क्योंकि हाशमी साहब, आज का जो इजलास हुआ है इसमें बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी। पीडीएम का जो इजलास था, और हुकूमत के लिए ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प थी क्योंकि इस इजलास से पहले मौलाना फजलुर रहमान का मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता हुआ था और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से कहा था कि मैं आज के इजलास में भी पिछले इजलास वाली बात पर कायम रहूँगा कि अगर आज भी इज्तिमाई इस्तीफ़ों पर फैसला ना किया गया, तहरीक अदम एतमाद की हतमी तारीख ना दी गई और लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख ना दी गई, तो फिर मैं पीडीएम की सरबराही से इस्तीफ़ा दे दूँगा और उसके बाद जेयूआई अपने तौर पर जलसे जुलूस करेगी। फिर मैं देखूंगा कि किस तरीके से नून लीग अकेले इस हुकूमत का मुकाबला करती है, किस तरीके से अपने जो जलसे जुलूस हैं उसमें कारकुन लेके आती है, और नून लीग को आगे जो मुश्किलात पेश आनी हैं जो कि ऑन कार्ड्स हैं, तो देखेंगे कि किस तरह से नून लीग मेरे बगैर उन मुश्किलात से बाहर आती है। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जब इजलास हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो सबसे पहले उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफ़ों की बात की। उन्होंने कहा कि पिछली जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें ये तय कर लिया था हमने, और फिर मीडिया में ये खबर भी दे दी थी कि 6 दिसंबर का जो इजलास होगा, इस इजलास में हम पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों के मुतल्लिक हतमी तारीख देंगे और ये बताएंगे कि ये तारीख होगी कि जिस पर हम कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इसलिए पहले ये तय किया जाए कि हम वो कौन सी तारीख दें कि जिसके मुतल्लिक हम बाद में मीडिया में ऐलान भी करें और उस ऐलान पर अमल दरामद भी हो। अब मौलाना फजलुर रहमान की ये जो तजवीज़ थी, जाहिर है कि शहबाज शरीफ तो इस पर बिल्कुल रजामंद नहीं थे। मियाँ नवाज शरीफ को भी पता था कि अब 1.25 साल तो इलेक्शन में रह गया है। अगर अब हम कोशिश करें कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दें तो अव्वल तो हमारे सारे अरकान जो हैं वो
पार्लियामेंट से इस्तीफे देने पर रजामंद नहीं होंगे। कई अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के जो कि बगावत कर जाएंगे और उन्होंने पहले ही क़यादत को बता दिया है कि 5 साल के लिए हम मुंतखब हुए थे, हम 5 साल पूरे करेंगे और अगर हमें मजबूर किया गया कि हम इस्तीफ़े दें तो हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो क़यादत का हुक्म ना मानने पर मजबूर होंगे। तो इस वक्त जब मुस्लिम लीग नून पहले ही मुश्किलात का शिकार है तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि उसके अंदर पार्टी के अंदर कोई और बगावत भी हो जाए। दूसरा, शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को ये फीडबैक दिया था और ये बताया था कि अगर हम ये समझते हैं कि कोई आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, यानी अगर हम इस्तीफ़े दें नून लीग और JUI तो किसी किस्म का कोई आइनी बहरान पैदा नहीं होगा और जो एक सियासी बहरान किसी हद तक आप कह सकते हैं कि पैदा होगा तो वो तो ज़िमनी इलेक्शन करवा देगी हुकूमत, और हुकूमत जब ज़िमनी इलेक्शन करवा देगी तो ये जो पार्लियामेंट में हम कभी कभी मार धाड़ करते हैं जैसे बजट के मौके पर या जॉइंट सेशन के मौके पर, तो हमारे पास ये जो थोड़ी सी आवाज़ है ये आवाज़ भी हमारे हाथ से निकल जाएगी और सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस्टेब्लिशमेंट इस मूव को सपोर्ट करे कि हम सारे इस्तीफ़े दें, उसके नतीजे में कोई आइनी बहरान पैदा हो और उस आइनी बहरान के नतीजे में हुकूमत रुखसत हो जाए। तो शहबाज शरीफ के इस फीडबैक के बाद मुस्लिम लीग नून पूरी तरह तैयार थी कि आज फिर फजलुर रहमान को धोखा देना है। फजलुर रहमान साहब को जो बेला फुसला कर 6 दिसंबर के इजलास तक लाया गया था, तो पहले से नून लीग ने यह तय किया हुआ था। फजलुर रहमान के मुतल्लिक आप जो कुछ भी कहें, जाहिर है कि जो भी PDM के जलसे थे उसमें जो स्ट्रीट पावर थी वो उनकी ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम और उनके जो मदारिस के बच्चे वगैरह थे वही लेके आते थे। हत्ता कि लाहौर का जो जलसा था जिसकी मुस्लिम लीग नून होस्ट थी उसमें भी जो ज़्यादातर तादाद हमें नज़र आई वो JUI के कारकुनों की नज़र आई। लेकिन फजलुर रहमान चूँकि ख़ुद इस वक्त पार्लियामेंट से आउट हैं इसलिए उनकी पूरी कोशिश थी कि नून लीग भी पार्लियामेंट से निकल जाए, JUI और MMA के जो लोग हैं वो भी निकल जाएं पार्लियामेंट से और किसी तरीके से एक ऐसा रास्ता खुले जिससे इस हुकूमत पर कोई दबाव की सिचुएशन पैदा हो। लेकिन ये ऑप्शन शहबाज शरीफ को सूट भी नहीं करता था और शहबाज शरीफ को ये भी पता था कि जब तक वो इस पार्लिमानी निज़ाम में स्टेक होल्डर रहेंगे उनकी अहमियत रहेगी। अगर वो इस पार्लिमानी निज़ाम से निकल जाते हैं तो फिर उनकी अहमियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है। और दूसरा, उनको ये भी पता था कि इस्टेब्लिशमेंट किसी ऐसे मूव की हमायत नहीं करेगी एक ऐसी सूरत हाल में कि जब बिल्कुल 1.25 साल इलेक्शन रह गया है तो इस सूरत हाल में कोई आइनी बहरान पैदा किया जाए। तो इस वजह से अब फजलुर रहमान ने लतीफ़ा ये सुनाया, क्योंकि ज़ाहिर है कि इससे पहले वो दावे कर चुके थे, उन्हें फेस सेविंग चाहिए थी, तो लतीफ़ा उन्होंने ये सुनाया कि पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफ़ों के मामले पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है, लेकिन ये अभी तय करना है हमने कि ये इस्तीफ़े किस तारीख को दिए जाएंगे। यानी अब 1.5 साल से हम ये सुन रहे हैं कि ये इस्तीफ़े देंगे, 1.25 साल इस हुकूमत की मुद्दत रह गई है, अप्रैल मार्च में जाके अगले इलेक्शन की मुकम्मल तौर पर एक फ़ज़ा बन जाएगी, तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो वो कौन सी तारीख आएगी फजलुर रहमान की कि जिस तारीख पर मुस्लिम लीग नून उनके साथ वफा करेगी और उनकी खिदमात का सिला देगी और कहेगी कि ठीक है चलें फजलुर रहमान साहब, आप अपने मदारिस के बच्चे हमारे जलसों में लाते रहे हैं तो उसके बदले में आपकी ये फरमाइश हम पूरी कर देते हैं और इस्तीफ़ा दे देते हैं। फिर जो दूसरा ऑप्शन था जिसके मुतल्लिक ये कहा गया था कि जी आज तो फैसला हर सूरत होगा कि तहरीक अदम एतमाद की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हम ये ऑप्शन कब इस्तेमाल करेंगे, यानी या तो पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफ़े या फिर तहरीक अदम एतमाद। अब इस पर भी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई। तो शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान से पूछा कि आपको क्यों लगता है कि पीपल्स पार्टी ठीक कह रही है कि उसके पास नंबर गेम पूरी है। आप तो पीपल्स पार्टी को ये कहते थे कि इसने आपको पहले डिच किया, PDM को डिच किया, आखिरी वक्त में अपनी क़यादत के मफादात के लिए, उनके मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए, उनके मुकदमात में रिलीफ लेने के लिए सौदाबाजी कर ली। तो अब आप क्यों कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रुखसत किया जा सकता है। फिर इस तरह के फार्मूले पर भी बात हुई कि क्या तहरीक अदम एतमाद लाकर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रुखसत कर दिया जाए और तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई और बेशक प्राइम मिनिस्टर बन जाए और 5 साल पूरे कर ले तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत।
तो इसके ऊपर भी जब नंबर गेम पर बात हुई तो शहबाज शरीफ ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि एक तो हमारे पास नंबर पूरे नहीं है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से झूठे और बेबुनियाद दावे कर रही है, पीपल्स पार्टी दोबारा हमें इस्तेमाल करना चाहती है और पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि एक दबाव का माहौल दोबारा बने और उसके दबाव के माहौल में पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के मुकदमात में एक मरतबा फिर रिलीफ ले ले, क्योंकि ये जो आगा सिराज दुर्रानी की फर्द जुर्म आयद होने के बाद गिरफ्तारी हुई है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है पीपल्स पार्टी के लिए कि अगला नंबर आसिफ अली जरदारी का भी हो सकता है। तो शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं थे और दूसरा, उन्होंने जाहिर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में रहते हैं, जो फैसला साज हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, तो उन्हें यह भी मालूम था कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद आई तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट इस तहरीक अदम एतमाद के मूव को सपोर्ट नहीं करेगी, यानी ये नहीं कि अपोजिशन के पलड़े में अपना वजन डाल देगी। तो इस तरह तहरीक अदम एतमाद वाला जो ऑप्शन था ये भी गोल हो गया। अब इस पर भी मौलाना फजलुर रहमान खामोश हो गए। तीसरा जो मामला था लॉन्ग मार्च वाला, इस पर तो हाशमी साहब बड़ी ही गर्मा गर्म किस्म की बहस हुई, बड़े आर्गूमेंट्स हुए और नून लीग ने फजलुर रहमान को पहले तो ये कहा कि बिल्कुल लॉन्ग मार्च की भी ज़रूरत नहीं है, अब 1.25 साल रह गया इलेक्शन में, अगर हम लॉन्ग मार्च करेंगे भी तो कब करेंगे? दिसंबर में आप पहले कह रहे थे, दिसंबर में हो नहीं सकता, जनवरी में हो नहीं सकता, तो लॉन्ग मार्च का जब नतीजा भी नहीं निकलेगा तो उससे तो हमारी मज़ीद सुबकी होगी, हमारा मज़ीद जग हसाई होगी। लेकिन फजलुर रहमान ने इस बात पर यह कहा कि वो 2 ऑप्शन तो चलें आपने नहीं लिए, यानी पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफ़े, तहरीक अदम एतमाद, ये 2 ऑप्शंस तो आपने नहीं लिए, लेकिन अगर अब लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का भी आपने ऐलान नहीं करना तो फिर मैं पीडीएम की सरबराही छोड़ दूंगा और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ से पीछे हटी और मैं ये बताऊंगा कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ और जेयूआई अलग से जलसे जुलूस करेगी। अब इस पर 2-3 घंटे जो है वो बड़ी गर्मा गर्म किस्म की डिबेट हुई, बड़े आर्गूमेंट्स आए और उसके बाद फिर सिर्फ फजलुर रहमान को एक और लॉलीपॉप देने के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इस तरह करें, फिर आप इसको लॉन्ग मार्च का नाम ना दें, क्योंकि लॉन्ग मार्च का जब आप नाम देंगे तो इससे पहले हम ये फैसला कर चुके थे और ये ऐलान कर चुके थे कि ये लॉन्ग मार्च डिसाइसिव होगा, फैसला कुन होगा और उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन अब चूंकि शहबाज शरीफ का ताज़ा तरीन फीडबैक भी ये था कि लॉन्ग मार्च की सूरत में भी ये हुकूमत नहीं जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट लॉन्ग मार्च की हमायत भी नहीं करेगी, कोई आर्टिकल 245 के तहत रेड जोन में ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी कि फ़ौज कोई मुदाखलत करे या अदलिया मुदाखलत करे, तो ये लॉन्ग मार्च हमारा जो है ये नाकाम हो जाएगा और उससे तो फिर हुकूमत भी मजबूत हो जाएगी, मज़ीद मजबूत हो जाएगी और हमारी मज़ीद बेइज्जती होगी। लेकिन फजलुर रहमान इस बात पर डट गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी, कुछ ना कुछ तो ऐलान करें, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करनी होती है, मीडिया मुझसे सवालात करता है, आप लोग तो अपनी डील्स के लिए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पीछे मारे मारे फिरते हैं। शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा, जिसके बाद फिर ये एक ढीला ढाला सा ऐलान किया गया कि ये जो लॉन्ग मार्च जिसको महंगाई मार्च का नाम दिया गया, कि इसको हम महंगाई मार्च का नाम दे दें। हो सकता है कि ये इवेंट 1 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि हम इसको 2 दिन या 3 दिन जारी रखें, यानी कोई हतमी चीज़ उसके ऊपर तय नहीं की गई। और ये भी कहा गया कि इसके नतीजे में ज़रूरी नहीं है कि कोई हुकूमत गिर जाए। और अब हमारी इत्तलात ये हैं कि ये 23 मार्च के हवाले से भी हो सकता है ये इससे भी आगे चला जाए और ये कहें कि 23 मार्च को चूँकि योम पाकिस्तान है, परेड वगैरह होती है, तो हम रज़ाकाराना तौर पर आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर ये महंगाई मार्च हुआ भी तो ये 1 दिन का मार्च होगा, उसके नतीजे में ना तो हुकूमत जाएगी, ना ही ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये मुतालबा कर सकेंगे कि जी आप प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दें। अच्छा राय साहब, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि जो कुछ आज उन्होंने कहा वो ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की तजावीज़ अच्छी हैं, लेकिन क्या ये उनकी मर्जी से मुमकिन है या उनकी मर्जी के बगैर लाई जा सकती है? अब ये उनकी मर्जी, किन की मर्जी की वो बात कर रहे हैं। फिर अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी। फिर वो ये कहते हैं कि माजी करीब में सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत को किसने अकलियत में बदला,
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतनाज़ कानून साजी किन की मदद से की गई, ये एक इल्जामात हैं या क्या इसे आप कहेंगे? फिर वो ये कहते हैं कि अगर हमने किसी के कंधे ही इस्तेमाल करने हैं तो एहतजाजी तहरीक का क्या फायदा। ये अल्फाज हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए, जो सोर्सेज बताते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी अदती कुव्वत के हिसाब से फैसले करने हैं, इसके बाद आपका जो मौकिफ है उससे हम इत्तफाक जो है वो कर लेंगे। तो साहब ये जो 3-4 बातें उन्होंने कही हैं, कितनी हकीकत है और उनका इशारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ? देखें हाशमी साहब, अगर आज इस ऑपोजिशन को, इस पीडीएम को एक इशारा मिल जाए कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी हमायत करेगी, तो ये सारे आज जो राग अलापते हैं, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, ये एक सेकंड नहीं लगाएंगे और ये एस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटते हुए कहेंगे कि ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें यकीन दहानी करवा दी है, इशारा करवा दिया है, हम इस हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा महाज खोलते हैं। आपने देखा था कि जब DGISI की तैनाती के हवाले से जो नोटिफिकेशन था, जब वो ताख़ीर का शिकार हुआ, तो फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये किस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे थे। ख़ास तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी को लॉन्च किया गया, जो मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ के कैंप के ज़ाहिर है कि उनके कैंप के रहनुमा हैं, और वो मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिसी बयान करते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि असल में तो ये जनरल बाजवा का इस्तेहकाक था, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक नहीं होता DGISI की तैनाती, ताकि किसी तरीके से जनरल बाजवा की खुशामद करके कोई रिलीफ वगैरह लेने की कोशिश की जाए। हालांकि सब जानते हैं कि अगर ये आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो DGISI की तैनाती का इस्तेहकाक जो है आइनी तौर पर वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, चाहे वो इमरान खान हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। तो अगर तो इन्होंने कोई आइन और कानून की बात करनी होती, तो फिर तो हाशमी साहब, ये फजलुर रहमान का जो पहला धरना आया था, सबसे पहले तो फजलुर रहमान को ये पूछना चाहिए था मियाँ नवाज शरीफ से कि उस धरने के दौरान आप किस तरीके से मेरा कंधा इस्तेमाल करके डील करके बाहर चले गए, आज तक वापस नहीं आए। आपकी जो ये आप जेल से बचे हुए हैं, ये तो मेरे मरहूने मिन्नत है। आपकी नून लीग के जो लोग थे, वो तो जब मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ लंदन से लाहौर आए, तो शहबाज शरीफ अपने कारकुनों को एयरपोर्ट तक लेकर नहीं पहुंचे, उधर ही गोल गोल घूमते रहे, आखिरी वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश करते रहे। तो ये तो फजलुर रहमान का धरना था, जिसकी आड़ में फिर बाद में शहबाज शरीफ ने डील करके मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया। तो ये जो आइन और कानून के हवाले से बातें लीक की जाती है ना, कि इस इजलास में बात हुई कि हम किसी गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से हुकूमत नहीं गिराना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे पास अददी अक्सरियत हो तो तभी हम हुकूमत गिराएं। ये हाशमी साहब सिर्फ एक बयानिया बनाने के लिए किया जाता है कि हम बड़े असूली हैं, बड़ा हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं। अगर ये आइन और कानून की पासदारी करते होते तो मोहम्मद ज़ुबैर को डील लेने के लिए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के पास ना भेजते। अगर ये आइन और कानून की पासदारी पर सिर्फ यकीन रखते होते तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत सिर्फ इस गर्ज से ना करते कि हमें उसके बदले में कोई रिलीफ मिलेगा, बल्कि इस वजह से करते कि चलें एक सिक्योरिटी की सूरत हाल है, तो जनरल बाजवा की अगर एक्सटेंशन की हमायत हमें करनी है तो हमें करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी इन्होंने डील करने की कोशिश की। फिर ये आइन की और कानून की बात करते हैं, जब भी शहबाज शरीफ की कोई डील का इम्कान पैदा होता है या जब वो इस तरह की एफर्ट्स करते हैं एग्रेसिवली, मरियम नवाज़ का ट्विटर जो है वो खामोश हो जाता है, वो पस मंज़र में चली जाती है। मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत का केस लगा हुआ था तो मरियम नवाज़ खामोश हो गई थी। तो इनको कोई आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के, नून लीग के कारकुनों को बेवकूफ़ बनाने के बहाने हैं। असल में इनको जिस वक्त जो बयानिया सूट करता है, ये वो बयानिया अपना लेते हैं। अब इस वक्त इनको पार्लियामेंट से इस्तीफ़े ना देने का मामला जो है वो सूट करता है। इस वक्त इनको तहरीक अदम एतमाद ना लाने का मामला सूट करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये ऑप्शंस फिजिबल नहीं है। इन ऑप्शंस पर अमल दरामद करके भी ये हुकूमत नहीं गिरा सकते। तो इसलिए अब खुद को बड़ा ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आइन की पासदारी कर रहे हैं और ये ऑप्शंस जो हैं इस्तेमाल नहीं कर रहे। असल इशू ये है कि शहबाज शरीफ ने तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल करने की बड़ी कोशिश की, बड़ा मौका परस्ती से, चोर रास्ते से उन्होंने कोशिश की कि DGISI के हवाले से जो एक मखसूस सूरत हाल पैदा हुई थी उसका फ़ायदा उठाएं।
लेकिन शहबाज शरीफ के भरपूर एफर्ट्स के बावजूद उनको रावलपिंडी से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल सका, जिसकी वजह से ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये इन्होंने ऑप्ट नहीं किए और अब बस फेस सेविंग के लिए एक महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया गया है। अच्छा राय साहब, ये सवाल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से है, लेकिन मैं उस पर जाने से पहले मैं आपसे ये क्विकली जानना चाहूंगा कि ये जो नवाज शरीफ साहब की तकरीरें हैं, आप जो उठाकर अगर आप देखें ना मीडिया को, जो जिस तरह रिपोर्ट करते हैं, उसमें वो 4 तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ इसहाक डार साहब बैठे हैं, नवाज शरीफ, और पीछे आबिद शेर अली, और तीनों मुल्क से बाहर हैं। और पाकिस्तान में उनके हवाले से ऑब्वियसली दे आर ऑन रन, और दूसरी तरफ पीडीएम और फिर बाकी लोग बैठे होते हैं। तो इस तरह ये जो लोग बातें करते हैं कि आजादी सहाफत नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ ऐसे लोगों को बोलने की भी इजाजत दी गई है। तस्करा सिलसिला जो उनका किसी न किसी तरह खींच कर जरूर हो जाता है नवाज शरीफ का। मैं तो चाहूंगा कि एक इस पे भी आप कमेंट करें, और फिर दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बातें कही जा रही हैं, इस पे भी जरूर कमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है। आगा सराज दुरानी वाला मामला, इससे पहले सरदारी साहब का अपना मामला, और फिर पीपल्स पार्टी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालती है जहां से फायदा हासिल हो सके। जी ऐसा देखिए, एक तो पैमरा ने मियां नवाज शरीफ की तकरीरों की कवरेज पर पाबंदी लगाई हुई है, और ये पाबंदी अभी तक उठी नहीं है, और किसी अदालत ने भी ये पाबंदी उठाई नहीं है। लेकिन चूंकि शरीफ ख़ानदान का मीडिया पर इन्फ्लुएंस अभी भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा उनके पास वसाइल भी हैं, और बहुत अरसे से सियासत में हैं, 3 मरतबा इक़्तिदार में रहे, तो इस निज़ाम के अंदर इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो इस वजह से अभी भी मीडिया हीले बहाने से, ज़ाहिर है कि मियां नवाज शरीफ की जो तकरीरें वगैरह है वो बराह रास्त नशर ना भी करे तो अपनी ख़बरों का हिस्सा उसको ज़रूर बना लेता है। हम देखते हैं कि अखबारात में भी मियां नवाज शरीफ के नाम से स्टेटमेंट्स वगैरह, बयानात वगैरह छप रहे हैं। लेकिन ये जो अब इन्होंने मीडिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें वगैरह लगवाना शुरू कर दी, या कम से कम फाइल फुटेजेस में लगवाना शुरू कर दी, या मियां नवाज शरीफ के हवाले से कोई इक्का दुक्का खबरें चलवाना शुरू कर दी, उसका मकसद सिर्फ ये है कि अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत में रेलेवेंट रखा जाए, और अपने कारकुनों को एक उम्मीद दिलाई जाए कि मियां नवाज शरीफ अभी सियासत से आउट नहीं हुए, अगरचे वो नाअहल हो चुके हैं, मरियम नवाज़ भी नाअहल हो चुकी हैं, लेकिन कारकुनों को एक उम्मीद दिलाने के लिए, और कारकुन ये सवाल भी पूछते हैं कि अब तो इलेक्शन सर पे आ गया है, तो मियां नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। ट्रीटमेंट के लिए गए थे, और ट्रीटमेंट ज़ाहिर है कि सबको पता है, अब तो ओपन सीक्रेट है कि उनका कोई ट्रीटमेंट वगैरह वहाँ पे नहीं हो रहा। तो मियां नवाज शरीफ को सियासी तौर पर ज़िंदा रखने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें ज़ाहिर है कि अपना वसर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, आप देखें कि पीपल्स पार्टी बड़ी एक्साइटेड है कि लाहौर से मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ उन्होंने इतने ज़्यादा वोट हासिल किए अपने वोट बैंक में, यानी इसी हल्के से जो वोट उन्होंने 2018 में हासिल किए थे उससे कुछ 7 टाइम ज़्यादा उन्होंने इस मरतबा वोट हासिल किए, और इसी वजह से आसिफ अली जरदारी लाहौर में बैठे हुए हैं। वहाँ उन्होंने बड़ा जश्न का एहतमाम भी किया, और ये तासुर देने की कोशिश की कि हमने मुस्लिम लीग नून को बड़ा टफ़ टाइम दिया है, और हम पंजाब में एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकते हैं दोबारा से। तो एक तो लाहौर के अंदर उनका बैठना, ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा। दूसरा, जो उन्होंने बातें की कि लाहौर में बैठ गई कि यहाँ पर कुछ लोग, ज़ाहिर है कि उनका इशारा मियां नवाज शरीफ की तरफ था कि इस धरती के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, वो इस धरती के ख़िलाफ़ हैं। अगर उन्होंने यहाँ आकर मरना नहीं है, और उनकी चॉइस ये है कि उन्होंने मरना भी बाहर है, तो फिर उनका इस धरती से क्या ताल्लुक़ है। तो वो ज़ाहिर है कि सियासी कार्ड भी खेल रहे थे। हमें याद है कि इससे पहले आसिफ अली जरदारी को जब बहुत दबाव डाला गया था कि पार्लियामेंट से आप इस्तीफ़े दें पीपल्स पार्टी, हालांकि पीपल्स पार्टी की तो सिंध में हुकूमत थी, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ से कहा था कि ठीक है, वीडियो लिंक पर ही, कि आप आ जाएँ यहाँ पे पाकिस्तान में, आपके हाथ में हम इस्तीफ़े थमाएँगे, आप फिर जाकर स्पीकर कौमी असम्बली को हवाले करें हमारे इस्तीफ़े, और अगर आप कहेंगे GHQ की जानिब लॉन्ग मार्च करना है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, और लेकिन शर्त यह है कि आप उस लॉन्ग मार्च की यहाँ पर आकर क़यादत करें। तो अब आसिफ अली जरदारी, जो कि PDM के प्लेटफॉर्म पर इससे पहले, यानी उस तकरीर से पहले तो
पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फ़ायदे वगैरह उठाए, अब वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो आसिफ अली जरदारी अपने पुराने हिसाब भी बराबर कर रहे थे। क्योंकि जब इन्होंने एक बयान दिया था हाशमी साहब, पहले ईंट से ईंट बजाने वाला, आपको याद होगा, तो उसके बारे में कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ ने इनको पैगाम दिया था कि आप इस्टेब्लिशमेंट को पढ़ जाएं और हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और हम इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो नकेल डाल देंगे और इनको पीछे धकेलेंगे, क्योंकि हुकूमत मेरी है, लेकिन उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें आज़ादाना तौर पर हुकूमत नहीं करने देती। इस तरह के कुछ आप कह सकते हैं कि एक प्लानिंग जो है वो की गई थी। लेकिन बाद में जब आसिफ अली जरदारी ने भी ये बयान दे दिया तो मियां नवाज शरीफ ने लंच जो रखा हुआ था वेरी नेक्स्ट डे जो तय था वो फिर कैंसिल कर दिया था चौधरी निसार अली खान के मशवरे पर, क्योंकि चौधरी निसार अली खान ने कहा था कि बड़ी सख्त नाराज़ है इस्टेब्लिशमेंट आसिफ अली जरदारी से, तो आप अगर इस वक्त उनके साथ लंच करेंगे तो ये ना हो कि वो नाराज़ी का रुख मुस्लिम लीग नून की जानिब मोड़ दिया जाए। फिर आसिफ अली जरदारी को यह भी याद है कि मेमो गेट में किस तरह से मियां नवाज शरीफ काला कोट पहन कर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे। यानी एक तरफ आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, दूसरी जानिब उस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट का एक आलाकार बनकर मेमो गेट में पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। तो जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी को वो पुराने सारे ज़ख्म याद हैं और उन्हें यह भी पता है कि मियां नवाज शरीफ और नून लीग किसी भी सूरत काबिल एतमाद नहीं है। इनको आज डील मिल जाएगी, ये दोबारा से आसिफ अली जरदारी को, पीपल्स पार्टी को साइड लाइन करते हुए एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे और वो डील ले लेंगे। आसिफ अली जरदारी को यह भी याद है कि किस तरीके से एक तरफ जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, दूसरी जानिब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत कर रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने लाहौर में इनके सियासी गढ़ में बैठकर इनको निशाना बनाया, इन पर तनकीद की और साथ ही इस हवाले से तनकीद की कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं और ख़ुद को पाकिस्तान से बड़ा वफादार ज़ाहिर करने की कोशिश की कि देखें हमारे ऊपर भी मुकदमात वगैरह हैं, लेकिन हम रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करते और मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं करते और मुल्क दुश्मनों से मुलाकातें नहीं करते और उनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर बैरूनी एजेंडा नहीं चलाते। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज के शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।